हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इसे शॉर्टली बोला जाता है वीबीटी। किस नाम से जाना जाता है? इसे वीबीटी के नाम से जाना जाता है। एक साइंटिस्ट थे पॉलिंग, ठीक है, एक पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1931 के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को प्रपोज किया था। इसके पोस्टुलेट्स के बारे में बताया था। एक्चुअल में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स हमने पढ़े हैं, क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसके कॉम्प्लेक्सेस की हाइब्रिडाइजेशन वगैरह को फाइंड आउट करने में, उनकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के अंदर हेल्प करती है। तो जो वीबीटी है इसके अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी कौन से? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कितने तरीके के बता दिए इसने? दो तरीके के, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कब कहेगा? ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर n-1d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा उन्हें हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके अंदर n-d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा उसे बोलेंगे हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्योंकि n-1d लिख रहे हैं तो इसका मतलब ns आएगा, p आएगा, है ना, इस तरीके से। तो एक ऑर्बिटल इनर साइड मूव कर जाते हैं तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इसमें सेम बोला जाता है, सबसे लास्ट वाला जो नंबर आता है d का वो अपना nd रहेगा। तो n जो है ये 3 हो सकता है, 4 हो सकता है ना। तो इस तरीके से 3 तो हो नहीं सकता, 3 तो अगर होगा तो इनर ही हो जाएगा। ये 4 हो सकता है या और भी हो सकते हैं, मतलब ये डिपेंड करता है। जब हम अभी एग्जांपल करेंगे उस टाइम पे आप देखना। जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। कैसे कॉम्प्लेक्स होंगे ये? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इन्हें ही क्या कहा जाता है? हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्सेस। कौन से कॉम्प्लेक्सेस? हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्सेस। ऐसा किस लिए बोला जाता है? ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके अंदर n-1d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है उन्हें हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और लो स्पिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर जितने भी जो आपके लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे उनके अंदर पेयरिंग हो जाएगी। जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी क्या हो जाएगी? पेयरिंग होगी। जबकि जो हमारे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं इन्हें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। कौन से कॉम्प्लेक्स बोला जाता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ इन्हें हाई स्पिन के साथ साथ इन्हें हाइपोलिगेटेड, कौन से बोला जाएगा? हाइपोलिगेटेड कॉम्प्लेक्सेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों, इनके अंदर जो मेन डिफरेंसेस है वो मैंने बता दिए कौन कौन से, इन्हें आपको मेनली ध्यान में रखना पड़ेगा। और देखिए, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगी, इसलिए हाई स्पिन कह रहे हैं। और हाइपोलिगेटेड का मतलब क्या है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी एनडी ऑर्बिटल इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे। हाइपर और हाइपो जो वर्ड है ये बहुत सारी जगह यूज़ में आएंगे। इनके जो मीनिंग है वो आपको डिफरेंट जगह पे थोड़े से मैनिपुलेट कर दिए जाते हैं, बाकी चेंजमेंट कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो हाइपर मतलब थोड़ा सा कम के लिए हाइपर यूज़ किया जाता है, और ज़्यादा के लिए क्या यूज़ कर देते हैं? हाइपो। तो ये इसका कुछ बेसिक जो था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, इसके बारे में हमने बात की है। अब इसके एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पे हम शुरू करेंगे 1 बाय 1। देखिए बेटा, अब यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स लिया हमने CrNH3 होल 6 3 पॉजिटिव। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि लिगेंड्स कितने हैं? 6 है। यहाँ पर क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है ये, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी? +3 है। अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं। जैसे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 होता है। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं हम क्रोमियम के लिए तो किस तरीके से लिखेंगे? 3d5 4s1, यही लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3d ऑर्बिटल बना रखा है, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं। ये s ऑर्बिटल बना रखा है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर रखा है, यानी कॉन्फिग्रेशन को फुलफिल कर दिया। और ये वैकेंट p ऑर्बिटल बना रखा है, इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किया हुआ।
क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो क्रोमियम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, यानी Cr3 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से रिमूव करने हैं। कौन कौन से कर देंगे, एक तो S का और 2 D के, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया और 2 ये इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये वैकेंट रह गए ना यहाँ पर। अब जब हम जैसे ही इसके अंदर फॉर्मेशन करेंगे, कॉम्प्लेक्स के लिगेंड्स आके अटैच होंगे, तो देखिए जो NH3 है 6 टाइम अटैच होने हैं, यानी हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 6 वैकेंट ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन इसके पहले से बचे हुए थे, इनके अंदर कोई पेयरिंग वगैरह कुछ नहीं होगी। जिनके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल्डेड रहता है उनके अंदर हम और इलेक्ट्रॉन भर भी नहीं सकते हैं। जो वैकेंट ऑर्बिटल रह जाते हैं उनके अंदर फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फिल किए जाएंगे। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, और जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके अंदर जैसे NH3 है, तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जब बनाएगा तो एक लोन पेयर देके उसके बाद कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। तो एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिए हुए हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, D2sp3, यहाँ पे लिख रखी है D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। N-1d ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पर यूज़ में आया है। इसका मतलब ये किस टाइप का है, इनर डी कॉम्प्लेक्स है ये। ओके, इनर डी कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो इस तरीके से हमें करना होता है कि कोई ऑर्बिटल जो है वो किस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे देखिए फेरोसाइनाइड आयन है यहाँ पे FeCN6, 3 नेगेटिव चार्ज है। जो आयरन है इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर कितना है, आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है, ये इसने गलत दे रखा है, 24 नहीं होता, 26 होता है। ठीक है, 26 होता है। तो कैसे लिखेंगे, 3D 4s 4p बना दिया, यानी कॉन्फ़िगरेशन रहता है 3D 6 4s 2। तो D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, और S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल किए हुए हैं। क्योंकि आयरन की जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आप इस कॉम्प्लेक्स के लिए, तो वो आ जाएगी +3। जब ये +3 के अंदर आएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ेंगे, 2 S में से जाएंगे और एक D में से चला जाएगा। तो S वाले 2 चले गए और एक D में से चला गया। तो जब यहाँ से जो पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, पहले वो रिमूव करने होते हैं हमें। तो ये इस तरीके से अब D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। लेकिन जो CN होता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें पेयरिंग स्टार्ट करवा देगा, क्योंकि हमें 6 जो इलेक्ट्रॉन है वो फिल करने हैं। और जैसे ही इनके अंदर पेयरिंग होना शुरू होगी, 5 इलेक्ट्रॉन थे, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो 2 ऑर्बिटल इसके खाली हो गए। 2 तो ये वैकेंट, एक ये और 3 ये। तो आराम से हमारे 6 लिगेंड आ जाएंगे। साइनाइड का एक यहाँ, 2 3 4 5 6, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी यहाँ पे, है ना। तो ये भी किस तरीके का हो गया, इनर डी कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, और अगर इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है तो ये पैरामैग्नेटिक होंगे। अगर सारे के सारों की पेयरिंग हो जाती है तो ये डायमैग्नेटिक नेचर के रहेंगे। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो पैरामैग्नेटिक है, ये भी कैसा है, पैरामैग्नेटिक नेचर का है। तो इस तरीके से हम इनकी जो कॉम्प्लेक्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी तरीके से देखिए। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज की हुई है, आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो एक इलेक्ट्रॉन फालतू है इसके पास, सबकी पेयरिंग हो गई। पेयरिंग होने के बाद एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो ये डायमैग्नेटिक नेचर का रहेगा। रिजल्टेंट वही है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। आज जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं सारे के सारे इनर डी जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, उनके जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके एग्जांपल्स पढ़े हैं। तो आज आप इतना ही करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। इन एग्जांपल्स को आप बार बार लिख के ट्राई करें, सॉल्व करके देखें, आ जाएंगे आराम से। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। इसके बचे हुए जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको कल करवाऊँगी।